बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे। आधे शॉर्ट क्वेश्चन हम अपने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हम आज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन से, जो कि है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इंटरफेरेंस वेयर द लाइट बीम्स फ्रॉम द हेडलैम्प्स ऑफ अ कार ओवरलैप। आइए इसको समझते हैं। हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये पढ़ा कि हमारे पास डबल स्लिट में से, जब हम डबल स्लिट की बात करते हैं तो उसमें से जब दो लाइट सोर्स बनते हैं और वो दोनों लाइट सोर्स आगे जाकर मिलते हैं तो स्क्रीन पर हमारे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, जिसमें हमारे पास ब्राइट डार्क ऑल्टरनेट फ्रिंजेस बनती हैं। ठीक है, तो ये डार्क फ्रिंज बनी है, फिर ब्राइट होगी, फिर डार्क फ्रिंज बनेगी। तो इसका मतलब यहां से तो ये नतीजा निकलता है ना कि अगर मेरे पास दो लाइट वेव्स हो और वो आपस में सुपरपोज करें, तो यानी आपस में मिलें, तो हमारे पास कहीं पर कंस्ट्रक्टिव कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और मेरे पास एक डार्क और ब्राइट बैंड्स की एक सीरीज नजर आएगी, ये फ्रिंज पैटर्न नजर आएगा। लेकिन अब जरा इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि अगर हमारे पास ये जो दो लाइट सोर्सेज हैं, ये हम गाड़ी के जो हेडलाइट्स होते हैं उनको अगर इमेजिन कर लें, यानी इमेजिन करें कि गाड़ी की दो हेडलाइट्स भी तो ऐसे ही लगी है ना यार, तो इन दोनों हेडलाइट से भी तो लाइट यूं ही निकलेगी, और जब ये लाइट निकलेगी तो इन लाइट को भी तो आपस में ओवरलैप करेंगी, जो ओवरलैप करेंगी तो इनके पास भी तो कोई इस तरह का पैटर्न बनना चाहिए अगर ये इंटरफेरेंस करती हैं तो। लेकिन आपने देखा है कि हमारे पास जो गाड़ी की हेडलाइट है वो एक हेडलाइट और दूसरी हेडलाइट की जो लाइट्स है वो आपस में ओवरलैप तो करती है, लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न बनता तो नहीं है। ये तो हम डेली देखते हैं कि वहां पर तो कोई डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की सीरीज नहीं बनती। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमारे पास जो इंटरफेरेंस है उसके होने के लिए लाइट के लिए कुछ खास शराइत हैं। देयर आर सम कंडीशंस व्हिच मस्ट बी फुलफिल्ड, जो पूरी करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको आम आंख से दिखाई दे। तो वो क्या शराइत हैं, जरा देखें। मैंने लिखा द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस फिनोमिना। अगर आप इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना है उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ये जो कंडीशंस मैं अब बयान करने लगा हूं ये फुलफिल होना जरूरी है, पूरी होना जरूरी है। वो क्या है हमारे पास कंडीशंस हैं? द इंटरफेयरिंग बीम मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। पहली बात, हमारे पास जो इंटरफेयरिंग बीम्स है, यानी जो दोनों बीम्स आपस में सुपरपोज करने लगी हैं, मिलने लगी, इंटरफेयर करने लगी हैं, वो मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर होनी चाहिए। यानी दोनों या तो प्योर ब्लू हो या दोनों प्योर रेड हो। लेकिन आप लोग देखते हैं कि हमारे पास जो कार की हेडलाइट्स होती हैं वो या तो व्हाइट होती हैं या येलो होती हैं, और वो भी प्योर येलो नहीं होती। इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन जो है वो कार के हेडलैम्प्स या हेडलाइट्स की सूरत में पूरी नहीं होती। दूसरी कंडीशन क्या है? द इंटरफेयरिंग बीम्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब है उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, लेकिन हमारी जो दोनों कार की बीम्स हैं या हेडलाइट्स हैं उनमें फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट नहीं होता। ये आगे चल के मैं बताऊंगा कि हमारे पास जो हेडलैम्प्स हैं वो डिफर इन फेज करते हैं, यानी उनमें फेज डिफरेंस होता है, तो वो कोहेरेंट तो ना हुई। द सोर्सेज शुड बी नैरो एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक तो सोर्सेज बहुत छोटे होने चाहिए, जैसे पॉइंट सोर्स होता है, एंड वेरी क्लोज, और आपस में बड़े करीब करीब होने चाहिए। अब देखते हैं ये भी बात यहाँ पर पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास ये जो स्लिट्स हैं ये बहुत करीब करीब होती है, लेकिन जो हमारे पास हेडलाइट्स हैं वो तो आपस में काफी दूर दूर होती है, और हेडलाइट्स पॉइंट सोर्स भी नहीं है, तो ये वाली बात भी पूरी नहीं हो रही। द इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज शुड बी कंपेरेबल, और दोनों जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनकी इंटेंसिटी बराबर होनी चाहिए। ये वो कंडीशंस हैं जो अगर हम पूरी करेंगे तो इंटरफेरेंस नजर आएगा, लेकिन हेडलैम्प्स जो होते हैं कार के, उनके केस में ये शराइत पूरी नहीं हो रही होती, फुलफिल नहीं हो रही थी, इस वजह से इंटरफेरेंस नहीं नजर आती। तो ये मैंने कंक्लूजन करना है आगे। द लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम द टू सेपरेट हेडलैम्प्स, ठीक है, ये गाड़ी की बात कर रहा है, डिफर इन फेज, वो फेज डिफरेंस रखते हैं, यानी कोहेरेंट तो ना हुए ना, और आपको पता है कि इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट होना जरूरी है। देयर फेज डिफरेंस डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। ऑल्सो दीज सोर्सेज आर नॉट मोनोक्रोमेटिक, और वो भी मैं बता चुका हूं कि वो सोर्सेज मोनोक्रोमेटिक नहीं होते, या व्हाइट कलर के होते हैं या येलो होते हैं, लेकिन प्योर येलो नहीं होते। ड्यू टू दीज रीजंस इट इज नॉट पॉसिबल टू सी देयर इंटरफेरेंस। यही वजह है कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और उसकी लाइट्स जलाते हैं तो आपको सामने जहां पर गाड़ी की जो हेडलाइट्स है या जो लाइट है वो जहां दीवार पर पड़ी होती है वहां आपको इंटरफेरेंस पैटर्न तो नहीं नजर आता, तो उसकी वजह ये है बेसिकली। चलते हैं हमारे पास, अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे देखना है। आइए स्टूडेंट, ये जो हमारा आज का दूसरा यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देखते हैं।
वो कहता है अ टेलीफोन पोल, जैसे टेलीफोन का पोल होता है, ठीक है, जैसे खंबा सा होता है, आप लोग जानते हैं, कास्ट अ क्लियर शैडो इन द लाइट, जब उस पर लाइट पड़ती है तो उसका शैडो बनता है। इसका मतलब क्या, देखें, जब हमारे पास पोल होगा तो उस पर जब लाइट पड़ेगी, जैसे ये पोल है, तो उसका शैडो बनेगा ना यहाँ जमीन के ऊपर ऐसे, ठीक है। वो शैडो बनने का मतलब है कि लाइट जब उस पर आकर टकराई है ना तो लाइट ब्लॉक हो गई है, लाइट जमीन तक इतने हिस्से में जो ब्लैक नजर आ रहा है यानी शैडो वाला हिस्सा, वहां पर लाइट नहीं पहुंच रही, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको ना यूं समझाता हूं दीवार से, ठीक है। आप पोल को जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन ना करें, दीवार को इमेजिन करें, बाद में आप इसमें पोल जो है वो इमेजिनेशन में ले आएगा, लेकिन अभी यहां पर आप इस वॉल को देखें। आप देख रहे हैं इस दीवार के एक तरफ एक शख्स है और दूसरी तरफ दूसरा शख्स है, और वो इस शख्स को नहीं देख सकता। इसका मतलब इससे जो लाइट निकल रही है, यानी लाइट इस पर रिफ्लेक्ट होकर जब पड़ेगी इधर, तो वो बेंड होकर दूसरी तरफ नहीं पहुंच सकती, यानी लाइट की जो रेज है वो बेंड नहीं हो सकती। इस वजह से तो हमें चीजों के आर पार नजर नहीं आ सकता। लेकिन मसला क्या है, जब ये शख्स बोलता है, वो भी तो वेव्स हैं, लेकिन जब ये शख्स बोलता है तो दूसरी तरफ उसको सुनाई देना शुरू हो जाता है। इसका मतलब वेव्स जो है साउंड की, वो किनारों से बेंड होकर दूसरी जानिब पहुंच रही है। वो बोलने वाला शख्स नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब लाइट वेव्स जो है वो इस दीवार से क्रॉस नहीं हो रही या बेंड नहीं हो रही, जबकि उसके मिलने वाली साउंड जो है वो पहुंच रही है। इसका मतलब जो साउंड है वो बेंड हो रही है। तो ये क्या वजह है असल में, ये वो पूछ रहे, ठीक है। तो अ टेलीफोन पोल कास्ट अ क्लियर शैडो इन द लाइट, जब लाइट आती है उसके सामने तो वो शैडो बना देता है, यानी लाइट को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम अ डिस्टेंस हेडलैम्प, बट नो सच इफेक्ट इज नोटिस फॉर द साउंड। लेकिन जब साउंड आती है तो अगर कोई शख्स पोल के पीछे खड़ा है तो क्या साउंड ब्लॉक हो जाएगी, उसको फिर भी साउंड सुनाई दे रही होगी, ठीक है ना। तो असल में वो पूछना चाह रहा है कि लाइट क्यों ब्लॉक हो जाती है और हमारे पास जो साउंड है वो क्यों नहीं ब्लॉक होती, जबकि दोनों ही वेव्स हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास डाइफ्रैक्शन जो है, यानी वेव्स का बेंड होना, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास उन वेव की वेवलेंथ कितनी बड़ी है। एक आसान सा असूल याद रखिए, जितनी बड़ी वेवलेंथ होती है उतना उसका बेंड होना, डाइफ्रैक्ट होना आसान होता है, और जितनी छोटी वेवलेंथ होती है उतना उसका बेंड होना मुश्किल होता है। अब लाइट के केस में जो लाइट की वेवलेंथ है बेटा वो बहुत छोटी होती है, तो जब लाइट इधर किनारे पर आएगी, क्योंकि स्मॉलर वेवलेंथ है, स्मॉलर वेवलेंथ बेंड नहीं होती, तो ये बेंड होकर इस तरफ नहीं आएगी, जिस वजह से ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन ये लॉन्गर वेवलेंथ है, तो लॉन्गर वेवलेंथ जब टकराएगी तो हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ ज्यादा बेंड होगी, तो वो बेंड होकर दूसरे शख्स को दूसरी तरफ सुनाई देगी, ठीक है। तो ये वजह है कि लाइट ब्लॉक हो जाती है, जबकि साउंड जो है वो डायफ्रैक्ट होकर बेंड होकर दूसरी जानिब मिलता है। द साउंड एंड लाइट बोथ आर वेव्स, ठीक है, दोनों वेव्स, बट द वेवलेंथ ऑफ साउंड इज वेरी लार्ज। साउंड की जो वेवलेंथ बड़ी होती है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स, हेंस द साउंड वेव्स बेंड अराउंड द कॉर्नर्स। तो क्योंकि उसकी जो वेव है वो बड़ी है तो वो कॉर्नर से बेंड हो सकती है। The wavelength of light wave is shorter. अच्छा, जो लाइट है उसकी वेवलेंथ छोटी है, and not comparable to the dimensions of the pole. तो पोल के मुकाबले में बहुत छोटी है, therefore light waves are not diffracted, तो फिर वो डायफ्रैक्ट नहीं होगी, thus the light waves cannot bend around the corners, ठीक है। तो लाइट ब्लॉक हो जाती है, और वो साउंड वो भी एक वेव है लेकिन वो ब्लॉक नहीं होती। तो अगर आप पोल के पीछे खड़े हैं तो आप पोल के दूसरी जानिब देख नहीं सकते, लेकिन पोल के दूसरी जानिब से आने वाली आवाजें सुन सकते हैं, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 7 है, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वो हम नेक्स्ट बोर्ड पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थोड़ा छोटा था, इसलिए वो हम यहां पर कर लेते हैं। कैन वी अप्लाई हाइगन्स प्रिंसिपल टू रडार वेव्स? हाइगन प्रिंसिपल क्या था? हाइगन प्रिंसिपल था कि अगर मेरे पास एक सोर्स है किसी भी वेव का और उससे एक वेव फ्रंट निकलेगा, तो फिर उस वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट फिर से क्या बन जाएगा, एक सोर्स बन जाएगा, और उनसे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने हाइगन प्रिंसिपल पढ़ा था, और फिर मैं उनको मिलाऊंगा तो हमारे पास ये नया वेव फ्रंट बनेगा, फिर उसके ऊपर हर पॉइंट दोबारा से सोर्स बन जाएगा, और यूं हमारे पास वेव फ्रंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे से तीसरे पॉइंट पे ट्रांसफर होते रहेंगे। यानी हाइगन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? हाइगन प्रिंसिपल हमें बताता है कि वेव फ्रंट एक जगह से दूसरी जगह कैसे बनते हैं, वेव फ्रंट की कंस्ट्रक्शन बताता है, प्रोपगेशन बताता है। तो क्योंकि वो वेव फ्रंट्स की वेव प्रोपगेशन बताता है, और अगर हम देखें जो रेडियो वेव्स हैं या रडार वेव्स हैं वो भी तो वेव्स ही है ना, तो इस सूरत में क्या होगा कि हाइगन उन पर भी अप्लाई हो सकता है। तो यस, वी कैन अप्लाई हाइगन्स प्रिंसिपल टू रडार वेव्स। रडार वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स होती है रडार वेव्स,
These waves propagate through space with speed of light. Therefore, Huygens principle can be applied to radar waves like that of light waves. तो जिस तरह से लाइट पर हम अप्लाई कर सकते हैं Huygens प्रिंसिपल को, उसी तरह से हम रडार वेव पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दोनों ही स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। फर्क सिर्फ उनकी फ्रीक्वेंसी का होता है। जो लाइट वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, जबकि जो रेडियो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं। Why it is not possible to obtain the diffraction of X-rays by Young's double slit experiment? एक्सरे की डायफ्रैक्शन जो है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्यों नहीं हो सकती? पहले तो हम देखते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसकी डायफ्रैक्शन पढ़ी जा सकती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लाइट होती है उसकी डायफ्रैक्शन को हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पढ़ सकते हैं, डायफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस को। लेकिन याद रखिएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 2 स्लिट्स होती थी। अब ये स्लिट्स का जो साइज है ना, जो स्लिट का साइज है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो विजिबल लाइट होती है रेड, ब्लू, ग्रीन, उनके साइज के कंपेरेबल होता है, यानी उनके करीब करीब होता है। यही वजह है कि जब यहां से हमारे पास रेड, ब्लू, ग्रीन या कोई भी विजिबल लाइट पास करेगी तो वो डायफ्रैक्ट होगी। लेकिन एक्सरे के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक्सरे की वेवलेंथ बहुत कम होती है, 10⁻⁻⁻10 मीटर होती है, यानी इस स्लिट के साइज से भी बहुत कम होगी। इस सूरत में जब वो स्लिट के साइज से बहुत कम होगी तो डायफ्रैक्शन पैटर्न हमें नजर नहीं आएगा। क्लियर होगा जी? तो यही वजह है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा था डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला, उससे हम विजिबल लाइट की इंटरफेरेंस तो देख सकते हैं और डायफ्रैक्शन देख सकते हैं, लेकिन एक्सरे की डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस नहीं ऑब्जर्व कर सकते। फिर सवाल पैदा होता है कि एक्सरे की डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस कहां ऑब्जर्व करेंगे? तो वहां हमें कोई ऐसी स्लिट चाहिए जो एक्सरे की वेवलेंथ जितनी या उससे कम हो, यानी 10⁻⁻10 के ऑर्डर में हो, इतनी हो। अब ये 10⁻⁻10 मीटर जितनी छोटी स्लिट कहां से आएगी? तो ऐसी कुदरती स्लिट होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप सोडियम क्लोराइड को देखें, नमक को, तो नमक में जो 2 एटम्स होते हैं सोडियम और क्लोरीन के, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 2 एंगस्ट्रॉम टू 5 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10। तो यानी इतना कम डिस्टेंस है, तो ये 2 एटम्स जो है दे कैन एक्ट लाइक अ स्लिट। तो अगर हमारे पास इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर अगर हम एक्सरेज फेंके तो एक्सरेज फिर डायफ्रैक्ट हो सकती है। लेकिन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक्सरेज डायफ्रैक्ट नहीं हो सकती, सिर्फ विजिबल लाइट डायफ्रैक्ट हो सकती है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं एक्सरेज हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, जैसे कि मैंने बताया, कितनी शॉर्ट? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, इतनी कम होती है। देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ एक्सरेज बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और बाय थिन फिल्म मेथड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसमें जो फ्रिंज की स्पेसिंग है वो हमारी जो एक्सरे है उसकी वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है। द फ्रिंज स्पेसिंग जो कि ये होती है डेल्टा y इज इक्वल टू, फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा l ओवर d, ठीक है। एंड अनलेस द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 into 10⁻⁻10 मीटर, द फ्रिंजेस सो ऑब्टेन्ड विल बी क्लोज टुगेदर दैट दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। वो कहते हैं अगर हमारे पास ये साइज ना हो स्लिट का 1 into 10⁻⁻10 मीटर, जो कि नहीं होता ना, तो अगर ये साइज नहीं है तो फ्रिंजेस जो हमें हासिल होंगी विल बी क्लोज, इतनी करीब करीब होंगी कि हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन एक्सरेज डायफ्रैक्शन बाय मेकिंग यूज ऑफ क्रिस्टल्स। तो फिर हम कहां पर एक्सरे की डायफ्रैक्शन देख सकते हैं अगर डबल स्लिट में नहीं कर सकते? तो वहां हम देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड या इस तरह के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर। कैसे? सच एज रॉक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं, इन विच द एटम्स आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड इन प्लेन्स, ठीक है। एटम्स जो है वो अपने प्लेन्स में यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर 2 एंगस्ट्रॉम टू 5 एंगस्ट्रॉम, यानी इतना कम फासला होता है उनके दरमियान में। Therefore, diffraction of X-rays takes place when they incident on surface of a crystal. तो अगर आपने एक्सरे की डायफ्रैक्शन देखनी है तो आप उनको सरफेस ऑफ क्रिस्टल पर फेंकेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इट्स अबाउट पोलराइजेशन। हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव होती है और इसको प्रूव किया था यूजिंग 2 पोलराइजर्स। हम लोगों ने 2 पोलराइजर
या 2 पोलराइजिंग फिल्टर्स यूज किए थे, और उससे हम लोगों ने बताया था कि वाकई में लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव होती है। तो वो क्योंकि मैं थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं चाहता हूं कि इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए पहले आप थ्योरी देख लें और पोलराइजेशन का आर्टिकल देखें और वहीं से इस क्वेश्चन को देखें। तो अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 10 में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।